प्रिय शिक्षार्थियों, आपका NIOS में स्वागत है। आज हम पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ शीर्षक से व्यंग्य विधा का एक दिलचस्प पाठ पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षार्थियों, आपने पहले भी यह पाठ पढ़ा होगा। यह पाठ व्यंग्य की विधा में लिखा गया है। व्यंग्य गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें व्यंग्य लेखक सीधे सरल शब्दों में अपनी बात स्पष्टता से कहता है, लेकिन पढ़ने के दौरान जब इसका अर्थबोध हम ग्रहण करते हैं तो एकदम से चमत्कृत हो जाते हैं। व्यंग्य के माध्यम से लेखक समाज में फैली तमाम तरह की विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, कुरीतियों और अंधविश्वासों का ऐसा पर्दाफाश करता है कि पढ़ने और सुनने वाला उसे भीतर तक महसूस करने लगता है और अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को महसूस करते हुए जागरूक होने लगता है और साथ ही अपने समाज को भी जागरूक करने का प्रयास करता है। शिक्षार्थियों, इस पाठ में लेखक ने साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय युवा और वृद्ध पीढ़ियों के बीच के टकराव को व्यंग्य का सहारा लेते हुए सीधे सरल शब्दों में बेहद दिलचस्प ढंग से अभिव्यक्त किया है। आइए पाठ शुरू करने से पहले इसके मूल उद्देश्य को एक बार समझ लें। शिक्षार्थियों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप व्यंग्य का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। व्यंग्य विधा के तत्वों के आधार पर पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ का विश्लेषण और विवेचन कर सकेंगे। दो पीढ़ियों के बीच चल रहे संघर्ष को बेहतर ढंग से आप समझा सकेंगे। व्यंग्य की भाषा शैली पर भी आप टिप्पणी कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, यह व्यंग्य लेख विख्यात व्यंग्यकार हरशंकर परसाई ने लिखा है। हरशंकर परसाई जी का जन्म 12 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जमनी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन 1957 से लेखन को ही उन्होंने अपनी आजीविका का मुख्य साधन बना लिया। जबलपुर से उन्होंने वसुधा नाम की एक पत्रिका निकाली। वसुधा का आप अर्थ जानते हैं, पृथ्वी होता है। इसके अलावा नई दुनिया, नई कहानियाँ और सारिका में वो लगातार स्तंभ लिखते रहे। अपनी रचनाओं में रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज़, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर जैसी उन्होंने रचनाएं दीं और इन शीर्षकों से उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। हरशंकर परसाई की समस्त रचनाओं का संकलन परसाई रचनावली के रूप में 6 खंडों में संकलित है। आप चाहें तो इन संग्रहों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिक्षार्थियों, परसाई जी समकालीन व्यंग्यकारों में सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों, असमानताओं और विडंबनाओं का बहुत विनोदपूर्ण वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर भी उनकी कलम खूब चलती है। आइए अब हम पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ को ठीक से समझें और जानें कि व्यंग्य क्या है। शिक्षार्थियों, व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसमें
किसी कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगति का मतलब होता है कि जो होना तो चाहिए लेकिन जो होना चाहिए वो न होकर कुछ और हो, तो उसको हम विसंगति कहते हैं। और इसी विसंगति पर रचनाकार चोट करता है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि था तो वह एक सरकारी कर्मचारी, परंतु काम कर रहा था और वह भी ईमानदारी से। इसका अर्थ हुआ कि सामान्यतः सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोग काम नहीं करते, परंतु यदि व्यक्ति इस धारणा को तोड़कर अपना काम कर रहा है तो माना जाता है कि उसकी विपरीत दिशा में कार्यशीलता है। व्यंग में शब्दों की गहरी मार होती है जो ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है। व्यंग में बात करने का अर्थ है विचारों को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव सीधा दिल और दिमाग पर हो, साथ में भिन्न प्रकार की हंसी भी आए और हंसी ऐसी कि चोट पैदा करे और जिस व्यक्ति पर व्यंग किया जा रहा है वह व्यक्ति तिलमिलाकर रह जाए और उस बात पर गहराई से सोचने पर भी मजबूर हो जाए। आप अक्सर अखबारों में कार्टून का कोना देखते होंगे। उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी न जाने कितनी घटनाओं को परोक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कार्टून में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और कई बार स्थानीय विषयों पर भी व्यंग किया जाता है। घटनाओं पर व्यंग करता है व्यंग्यकार और उसे हम बहुत सहज और सरल भाषा में पढ़ के उसके अर्थ को समझते हैं। शिक्षार्थियों, जिसे हम व्यंग कहते हैं हिंदी में, उसके लिए अंग्रेजी में सटायर शब्द का प्रयोग किया जाता है जो मूलतः लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ होता है गड़बड़ झाला। गुजराती भाषा में इसे कटाक्ष और उर्दू में तंज कहा जाता है। व्यंग्य मुख्यतः सत्य को सामने लाने का काम करता है, जो सत्य किसी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। जीवन की सच्चाई प्रस्तुत करता है व्यंग। सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग कर अर्थ में एक चमत्कार पैदा कर देता है और जब हमें उस अर्थ का बोध होता है तो हम व्यंग की उस गहराई को अपने हृदय तक महसूस करते हैं। शिक्षार्थियों, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ आप पहले भी पढ़ चुके हैं और उसका आनंद भी आपको मिला होगा। आइए अब हम व्यंग के तत्वों के आधार पे पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ को समझने का प्रयास करें। इस पाठ की शुरुआत में लेखक ने व्यंग का आरंभ इस सूचना के साथ किया है कि वयोवृद्ध साहित्यकार थक चुके हैं। आइए इस व्यंग को अच्छी तरह एक बार फिर पढ़ें, इसकी प्रारंभिक पंक्तियों को। लेखक लिखता है, ऐसे साहित्यकारों के बारे में जो वृद्ध हो चुके हैं, जो क्रियाशील अब नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन वो सहारा लेकर दूसरी चीज़ों का अभी भी अपने जगह पर जमे हुए हैं। तो लेखक बताता है कि वे साहित्यकार जो वृद्ध हो चुके हैं, वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते हैं, मोटा चश्मा लगाकर चाँद देखते हैं, निमोनिया की दवा जेब में रखकर बगीचे में घूमते हैं, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत की सभाओं में बैठते हैं और भोजन से अधिक मात्रा में पाचक या चूरन खाते हैं।
आप सोचेंगे कि इस पाठ की आरंभिक पंक्तियों में व्यंग कहाँ है? ऐसे बूढ़े तो रोज ही देखने में मिलते हैं, जो लाठी टेक कर चलते हैं, चश्मा लगाते हैं, निमोनिया की दवा खाते हैं और कानों में ऊंचा सुनने वाला यंत्र भी लगाते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि जिन साहित्यकारों के बारे में लेखक ने यहाँ टिप्पणी की है, लेखक ने जिन साहित्यकारों का चित्रण किया है, वे वृद्ध हैं, शरीर से क्षीण हैं। साहित्यिक क्षेत्र में ऐसे बूढ़ों का उल्लेख किया है लेखकों ने। इस व्यंग लेख में परसाई जी ने ऐसे वृद्ध साहित्यकारों का चित्रण किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर सुख और प्रसिद्धि को प्राप्त किया है, लेकिन इन सुखों और प्रतिष्ठा को वे छोड़ना नहीं चाहते। प्राकृतिक दृष्टि से तो वे क्षीण और कमजोर हो रहे हैं या इस लायक नहीं रहते कि और सुख भोग सकें, लेकिन मोह न छोड़ पाने के कारण कृत्रिम मतलब बनावटी उपाय करते हैं। इस पाठ में बूढ़े कृत्रिम उपायों के बल पर सड़क पर चलना चाहते हैं, चाँद की तरफ देखना चाहते हैं, बगीचे में घूमना चाहते हैं और संगीत की सभाओं में बैठना चाहते हैं। इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि वो आवश्यकता से अधिक भोजन करना चाहते हैं और उसे पचाने के लिए उससे भी अधिक पाचक रखना चाहते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि इन बूढ़ों को खुशी के साथ सारा मोह, सारा लोभ त्याग कर सब कुछ अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए, जिससे कि उसके विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इस बात की सूचना इस व्यंग के आरंभिक अंशों में ही हमें मिल जाती है। तो शिक्षार्थियों, आइए इस व्यंग के मूल कथा वस्तु को समझते हैं। इस पाठ के लेखक ने यह बताया है कि एक दिन युवा जन उन वृद्धों के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वे बहुत बूढ़े तथा यशस्वी हो चुके हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए और आशीर्वाद देते रहना चाहिए, क्योंकि अब वे पूजनीय हो गए हैं, वे देवता के तुल्य हो गए हैं। और उन्हें यह बताया गया, उन वृद्ध साहित्यकारों को। वृद्धों को यह बात पसंद आ जाती है, परंतु उन्हें आशंकाएं हैं कि उनके यश, उनके झंडों, उनके भोग, उनकी आमदनी तथा उनके प्रति श्रद्धा का क्या होगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ यश, झंडे, भोग, श्रद्धा और आमदनी से भाव यह है कि अब तक वे वृद्ध अपने जीवन में जो करते रहे, जिस किसी मान्यता या जिस किसी समूह को स्थापित करते रहे, यश पा सके, उन सब की निरंतर प्रतिष्ठा या प्राप्ति अब कैसे संभव होगी, ये चिंता उन वृद्ध साहित्यकारों को सता रही है। इसका समाधान युवकों ने बहुत आसानी से किया है। उन्होंने वृद्धों को आश्वासन दिया कि उन्हें रोज भोग यानी श्रेष्ठ भोजन आदि दिया जाएगा, मंदिर में उनकी आरती उतारकर श्रद्धा भाव प्रकट किया जाएगा। वृद्ध साहित्यकारों की जो आमदनी अपनी पुस्तकों की बिक्री से होती थी, यानी जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं, वह भी नियमित रूप से उन तक पहुंचा दी जाएगी। इसमें व्यंग यह है कि ये बुजुर्ग केवल इसी लायक रह गए हैं कि बैठकर अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दें और समाज में मूर्ति के रूप में बने रहें। ये अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसके बाद सृजनात्मकता या कुछ नया करने की संभावना
समाप्त हो जाती है और जीवन निष्क्रिय हो जाता है। इनकी ज़रूरतें भी अब बहुत अधिक नहीं रह गई हैं, इसलिए सहज रूप में जितना मिल सके उतने में ही इन्हें संतोष करना चाहिए। बहुत अधिक प्राप्त करने के लालच को छोड़ देना चाहिए। देवता शब्द में भी व्यंग है। जिस प्रकार देवता राग द्वेष से दूर रहते हैं, उसी प्रकार इन बूढ़ों को भी रहना चाहिए। लेकिन ये देवता के पद को तो पाना चाहते हैं, पर आचरण देवताओं जैसा नहीं करना चाहते। इस पाठ में दिखाया गया है कि एक वयोवृद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उसका कहना था कि हम कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे। वृद्धों की ये आशंका स्वाभाविक थी। इस प्रश्न पर युवकों ने सुझाव दिया कि आप वृद्ध लोग एक दूसरे को अपने विगत जीवन के संस्मरण तो सुनाते ही रहेंगे। इन संस्मरणों को हम पुस्तक के रूप में छपवा देंगे और ये आपके कर्मशील होने का प्रमाण भी होगा। वृद्ध इस बात से सहमत हो जाते हैं और उन्होंने देवता बनना मंजूर कर लिया। आगे की कथा में लेखक ने कई व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं जो वृद्धों की हठधर्मिता और मोह को हमारे सामने लाती है। जैसे आप जानते हैं कि साहित्यकारों की जो पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों पर कई बार रॉयल्टी नहीं मिलती है। इसके लिए लेखक ने यह कहलवाया है एक युवक से कि हम उन्हें ठीक कर देंगे। अब ये शब्द ठीक कर देंगे में गहरा व्यंग है। ठीक कर देंगे का सीधा सीधा अर्थ है कि उन्हें हम व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन इसमें छुपा हुआ व्यंग यह बताता है कि यदि प्रकाशक रॉयल्टी देने में आनाकानी करेंगे तो उन्हें हम सबक सिखा देंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रयोग इस व्यंग में लेखक ने किए हैं। इस पाठ के अंतिम भाग में वयोवृद्ध साहित्यकारों को देवता बनाकर मंदिरों में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। देवता बनकर प्रतिष्ठित होने के बाद वृद्धों का ध्यान युवकों पर जाता है। वे उनके बारे में बात करने लगते हैं कि बाहर की दुनिया का आनंद ले रहे ये युवक हमें मंदिर में बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि बाहर युवकों में से कोई नाटक देख रहा होगा, कोई पकवान खा रहा होगा, सब खुश होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि वृद्धजन देवता तो बन गए, लेकिन मोह को न छोड़ पाए, लोभ मन से नहीं निकल पाया। इसलिए युवकों के जीवन की खुशी और उत्साह के प्रति उनमें ईर्ष्या का या जलन का भाव होता है। लेकिन इनमें एक ऐसा वृद्ध भी है जो दूसरों की तरह नहीं बल्कि समझदार है। वह कहता है कि वे युवक हैं, तरुण हैं, खाने खेलने लायक हैं। हम तो इस योग्य अब रहे नहीं। ज्यादा खाएंगे तो हाजमा खराब होगा, कुछ काम करेंगे तो सांस फूल जाएगी। ये भोग का जीवन अब हमारे लिए नहीं रहा। इतना ही काफ़ी है कि ये हमारी वंदना करते हैं, यही हमारे लिए ठीक भी है। लेकिन दूसरे देवताओं को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रतिवाद में कहा कि जो हमारा था उस पर युवकों ने अधिकार जमा लिया।
जहाँ कभी हम थे वहाँ वे हैं, हमें केवल मूर्ति बनाकर रख दिया गया है। प्रायः सभी देवताओं के मन में अपने अधिकार वापस लेने की लालसा जाग गई। वह देवता इनमें शामिल न हुआ और उसने वही किया जो ऐसे मौक़ों पर अकेले पड़ गया व्यक्ति करता है। वह चुपके से वहाँ से उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। आपने देखा होगा सभी देवताओं में यही वृद्ध सही और अच्छा आपको भी लगा होगा। वह इसलिए कि लेखक भी चाहता है कि बुजुर्गों को ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति और क्षमता का बोध होना चाहिए। दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखनी चाहिए, खास तौर पर युवकों के प्रति। लेखक सभी बुजुर्गों पर व्यंग नहीं करता, केवल ऐसे लोगों पर व्यंग करता है जो अपने निरर्थक स्वार्थ के कारण दूसरों का मार्ग अवरुद्ध करके खड़े हो जाते हैं। शिक्षार्थियों, आपने इस व्यंग का आनंद लिया। आइए इसके अंतिम हिस्से में देखते हैं कि देवता बने हुए ये बुजुर्ग साहित्यकार कैसा व्यवहार अपने उस अगली पीढ़ी के साथ करते हैं जो युवा है। तो हम देखते हैं कि देवताओं ने सलाह करके जो निष्कर्ष निकाला वह शाम को युवकों के आने पर जाहिर हो गया। जैसे ही युवक थाल में मिठाई सजाकर देवताओं के सामने आए तो देखते हैं कि देवता चबूतरे पर खड़े हैं और उन्होंने युवकों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। युवकों ने इस पथराव का कारण पूछा तो देवताओं ने कहा कि तुमने हमें उन सबसे रहित कर दिया जो कल तक हमारा था। अब युवकों ने स्पष्ट किया कि उन सबसे वंचित रहने का मूल कारण उनकी बढ़ती उम्र, ढलती शक्ति है, हम नहीं। और बुजुर्ग साहित्यकारों को यह स्वीकार भी करना चाहिए था। युवकों ने कहा कि फिर भी हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं और तुम हो कि पत्थर से हमें चोट पहुंचा रहे हो, हमें अपमानित कर रहे हो। इस पर देवताओं ने पहले से तैयार अपना फैसला सुना दिया कि जिन राहों पर हम चले थे उन पर युवक न चलें। जो हमारा भोज्य था वह युवक नहीं खाएंगे और झंडे भी हमारे ही फहराए जाएंगे, युवकों के नहीं। आप समझ ही रहे होंगे कि झंडे से यहाँ तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जिससे ये वृद्ध अब भी चिपटे हुए हैं, उन मतों से है जिसे ये वृद्ध अब भी छोड़ना नहीं चाहते। नए युग के युवकों ने देवताओं का फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिस पर क्रोधित हो देवताओं ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और जैसी कि उम्मीद थी, एक युवक ने आओ देखा न ताव पीपल के पेड़ पर फहरा रहे देवताओं के झंडों को ही फाड़ कर फेंक दिया। दोनों ओर से हमले होने लगे और जब एक राहगीर ने दूसरे से मामला पूछा तो जवाब मिला, यह लड़ाई नहीं है बल्कि दो पीढ़ियों के बीच कलागत मूल्यों को लेकर बहस हो रही है। ये कलागत मूल्य एक व्यंग्योक्ति है। वर्षों तक कला को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन उनके निश्चित उत्तर आज भी नहीं ढूंढ पाए हैं।
शिक्षार्थियों, जो कलागत मूल्य होते हैं वो पीढ़ियों के साथ, समाज के बदलने के साथ बदलते हैं और उस बदलाव को स्वीकार भी करना चाहिए। परसाई जी भी उन बहसों पर कटाक्ष करते हैं जो व्यर्थ में केवल विरोध के लिए की जाती है। उनसे समाज को हासिल कुछ नहीं हो पाता। तो शिक्षार्थियों, यह था व्यंग रचना का पूरा कथ्य। यह पीढ़ियों के संघर्ष को उजागर करता है। नई पीढ़ी को दायित्वहीन कहने वाली पुरानी पीढ़ी दरअसल नए लोगों पर दायित्व सौंपना ही नहीं चाहती। उसे भय रहता है कि कहीं हमारे वर्चस्व को समाप्त करके नई पीढ़ी अपना वर्चस्व न स्थापित कर ले। हम समझ सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी की यह लालसा और झूठा भय किस प्रकार समाज की युवा पीढ़ी के विकास, उसकी स्वतंत्रता और सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। जिस समाज में ऐसी पुरानी पीढ़ी होगी, उस समाज के युवक कुंठित, आत्मविश्वास विहीन तथा अकेलेपन से ग्रस्त होकर समाज विरोधी होंगे। शिक्षार्थियों, आइए इस व्यंग विधा के शीर्षक पे कुछ बात करें। शीर्षक, जैसा कि आप जानते हैं, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। पीढ़ियाँ उम्र और अनुभव के भेद को दर्शाती हैं। पुरानी पीढ़ी के अंतर्गत बूढ़े माता पिता, गुरु आते हैं और नई पीढ़ी के अंतर्गत युवक, पुत्र और शिष्य आते हैं। हर पीढ़ी की अपनी अलग सोच होती है जो पीढ़ी के बदलने के साथ ही एक नया रूप ग्रहण कर लेती है। प्रायः पीढ़ी का यह क्रम 12 से 16 वर्षों में बदल जाता है, इसलिए कि एक छोटा बच्चा इतने वर्षों में युवक बन जाता है। गिट्टियाँ ढेले होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। लेखक ने उन्हें यहाँ गिट्टियाँ कहा है। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को गिट्टियाँ मार रही हैं, पत्थर मार रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को प्रताड़ित कर रही है। नई पुरानी पीढ़ियों में कोई भी अपने को दूसरे से नीचा नहीं देखना चाहता, इसलिए दोनों में संघर्ष चलता है। संघर्ष प्रायः विचार, सोच, मत के धरातल पर होता है। लेखक ने संकेत से इसे गिट्टियाँ कहा है। अपने विचारों को दूसरों पर लादने के कारण इस रचना का यह शीर्षक पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ बहुत सार्थक और सटीक है। शिक्षार्थियों, इस पाठ में भाषा का बहुत ही सृजनात्मक प्रयोग परसाई जी ने किया है। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ शीर्षक में ही आप उस प्रतीकात्मकता को, उस सृजनात्मकता को देख सकते हैं। किसी भी बात को जब हम सीधे सीधे न कहकर उचित शब्दों, मुहावरों का एक चमत्कृत प्रयोग करते हैं, तब बात में व्यंग पैदा होती है। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ नामक व्यंग एक ओर तो वृद्धों को उद्घाटित करता है, दूसरी ओर अगली पीढ़ी के तरुण और युवा जो वृद्धों द्वारा जीवन की सुविधाओं और साधनों पर रोक टोक से परेशान हैं, यह उनके मन स्थिति को उद्घाटित करता है। दोनों पीढ़ियों के बीच इस वर्चस्व को लेकर भीषण संघर्ष होता है। शिक्षार्थियों, व्यंग की भाषा की यह विशेषता होती है कि देखने में तो शब्द और वाक्य संरचना बिल्कुल स्पष्ट और सीधी साधी लगे, परंतु अर्थ की दृष्टि से
वह बहुत गहरी और गंभीर बात की ओर संकेत करती है। जैसे पाठ के शुरू में ही लेखक ने लिखा है कि साहित्य के वयोवृद्ध थकित हुए, वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते, मोटा चश्मा लगाकर चाँद देखते, निमोनिया की दवा जेब में रखते, बगीचे में घूमते, कान में ऊंचा सुनने का यंत्र लगाकर संगीत सभा में बैठते, भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते। बार बार पढ़ने में इन पंक्तियों को आनंद आता है और इसके पीछे छिपा व्यंग भी हमें समझ में आने लगता है। पहला वाक्य बताता है कि आगे लिखी गई बातें साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत वयोवृद्ध और जीवन से थके व्यक्तियों के लिए लिखी गई है, और उसके बाद एक एक वाक्य व्यंग में लिखा गया है। इसी प्रकार बगीचे में घूमना उन्हें इतना पसंद है कि वे ठंड में भी घूमते हैं, परंतु कहीं निमोनिया न हो जाए इस डर से हमेशा दवाइयाँ भी खाते रहते हैं। संगीत सभा में जाना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वे उसे यंत्र लगाकर ही क्यों न सुने। लेखक ने पूरे पाठ में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। शिक्षार्थियों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि व्यंग्यात्मक शैली किसे कहते हैं। व्यंग्यपूर्ण अंदाज में किसी बात को कहना ही व्यंग्यात्मक शैली होती है। लेखक ने स्थान स्थान पर मुहावरों का सटीक प्रयोग करके इस व्यंग को और दिलचस्प बना दिया है और गहरा बना दिया है। जैसे आनाकानी करना, ठीक करना, ऊंचा सुनना, खाने खेलने देना। शिक्षार्थियों, अब तक हमने पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ के संदर्भ में बहुत सी बातों पर चर्चा की, उसका विश्लेषण और विवेचन किया। आइए अब कुछ बातें शब्द शक्तियों के बारे में करते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिसे हम व्यंजना कहते हैं वही शब्द शक्ति व्यंग्य को पैदा करती है। जब किसी बात को सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से हम कहते हैं तो वह अभिधा कहलाती है, क्योंकि उन सीधे सरल शब्दों में प्रचलित अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। जैसे आप कहें कि मैंने चाँद देखा, इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि चाँद आपने देखा है। परंतु यदि यह कहें कि मैंने सुबह सुबह अपने घर में एक खूबसूरत चाँद देखा, तो इसका अर्थ अलग होगा। इसका अर्थ होगा कि आपने अपने किसी प्रिय का सुबह सुबह चेहरा देखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाँद सुबह नहीं और घर में नहीं उगता, आसमान में और रात में उगता है। इस प्रकार इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति को हम देख सकते हैं। शब्दों की वह शक्ति जो मुख्य अर्थ से हटकर अर्थ दे और साथ साथ अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े, तो वही लक्षणा कहलाती है। तीसरे प्रकार की शक्ति होती है व्यंजना, और इससे विशेष प्रकार का अर्थ पैदा होता है। यह शब्द शक्ति परिस्थिति के अनुसार अर्थ देती है। जैसे किसी सोते हुए बच्चे से कहें कि सवेरा हो गया और चिड़िया बोलने लगी, तो इसका अर्थ उस बच्चे को इस बात की सूचना देना नहीं, बल्कि ये बताना है कि अब तुम्हारे उठने का समय हो गया है,
जागने का समय हो गया है, बिस्तर छोड़ देने का समय हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यंजना पैदा करने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग रचनाकार अपनी रचनाओं में करते हैं और यह व्यंग्य के लिए एक आवश्यक शब्द शक्ति मानी जा सकती है। शिक्षार्थियों, आइए पाठ के अंत में एक बार हम फिर से जानें कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। इस पाठ में हमने देखा कि पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ एक व्यंग्य रचना है जो साहित्यिक क्षेत्र के वृद्धों और युवकों की मानसिकता को स्पष्ट करती है। व्यंग्य में शब्दों की गहरी मार होती है जो व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देती है, व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। व्यंग्य में विचारों की गहराई होती है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। व्यंग्य को अंग्रेजी में सटायर, गुजराती में कटाक्ष और उर्दू में तंज कहते हैं। व्यंग्य में मुहावरे और व्यंग्योक्तियों का बहुत महत्व होता है जो भाषा को अधिक प्रभावशाली और पैना बनाता है। पाठ में छोटे छोटे वाक्य संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। पाठ में दो पीढ़ियों का संघर्ष दिखाया गया है। तो शिक्षार्थियों, आपने धैर्य से पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ को सुना और समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।